दोस्तों, 90 के दशक की शुरुआत में आए एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ बॉलीवुड का म्यूजिक बदल दिया बल्कि कई करियर भी बना दिए। इस फिल्म का नाम था आशिकी, जो 1990 में रिलीज हुई थी। आज हम इस म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर फिल्म की शुरुआत से लेकर उसके बनने तक की पूरी यात्रा पर बात करेंगे। नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। इस फिल्म के निर्माता थे गुलशन कुमार और निर्देशक थे महेश भट्ट। गुलशन कुमार, जो उस समय टी सीरीज को एक छोटे कैसेट कंपनी से बड़ा साम्राज्य बनाने में लगे थे, उन्हें एक ऐसी फिल्म चाहिए थी जो म्यूजिक पर आधारित हो। उनका सपना था कि उनकी कंपनी का नाम फिल्मी गानों के जरिए हर घर में पहुंच जाए। उधर महेश भट्ट पहले से ही कुछ हिट फिल्में दे चुके थे, जैसे सारांश जो 1984 में रिलीज हुई थी, नाम जो 1986 में रिलीज हुई थी और डैडी जो कि 1989 में रिलीज हुई थी। महेश भट्ट अपनी फिल्मों में रियल लाइफ इंस्पिरेशन डालने के लिए जाने जाते थे। गुलशन कुमार और महेश भट्ट की मुलाकात हुई और वहीं से आशिकी का बीज बोया गया। आशिकी एक 10 गानों की एल्बम थी जिसे गुलशन कुमार रिलीज करने वाले थे। जब महेश भट्ट ने उनके ये गाने सुने तो उन्होंने गुलशन कुमार से कहा, ये गाने तो बहुत जबरदस्त है, इन पर तो एक बहुत बढ़िया फिल्म बनाई जा सकती है। गुलशन कुमार को महेश भट्ट का आइडिया अच्छा लगा और उन्होंने महेश भट्ट को इन गानों पर एक कहानी लिखकर फिल्म बनाने को कहा और इस तरह आशिकी फिल्म बनी, जो म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर साबित हुई। महेश भट्ट ने इस फिल्म की कहानी खुद लिखी, जो कि सिंपल और रियलिस्टिक थी। इसमें एक स्ट्रगलिंग सिंगर हीरो राहुल है और एक लड़की अन्नू है जो एक अनाथ आश्रम से जुड़ी है। कहानी पूरी तरह म्यूजिक और प्यार पर टिकी थी। यह 80s के एंड और 90s की शुरुआत में एकदम नई लग रही थी, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर फिल्में एक्शन और बदले वाली चल रही थी। महेश भट्ट और गुलशन कुमार चाहते थे कि फिल्म में नए चेहरे हों ताकि दर्शक कहानी से ज्यादा जुड़ाव महसूस करें। राहुल रॉय, जो इस मूवी के हीरो थे, वो मॉडलिंग की दुनिया से आए थे, लंबे, गोरे और उस दौर के हिसाब से स्मार्ट। उनके लंबे बाल और मासूमियत ने उन्हें लड़कियों के बीच स्टार बना दिया। अनु अग्रवाल, जो थी इस मूवी की हीरोइन, वो दिल्ली की रहने वाली थी, जो मॉडल और सोशल वर्कर थी। उनकी मासूमियत और अलग लुक्स ने महेश भट्ट को प्रभावित किया। इन दोनों का चयन हुआ और यह उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। अब आते हैं फिल्म के सबसे बड़े हीरो पर, जो था इसका म्यूजिक। इस फिल्म का म्यूजिक दिया था नदीम श्रवण ने। नदीम और श्रवण पहले से ही टी सीरीज के लिए कुछ एल्बम कर चुके थे, लेकिन आशिकी के गानों ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। मैं सब कुछ लुटा दूंगा तेरी चाहत में। इस फिल्म का हर गाना सुपरहिट हुआ, खासकर सांसों की जरूरत है जैसे, नजर के सामने, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, जाने जिगर जाने मन और अब तेरे बिन जी लेंगे हम जैसे गानों ने 90s के यंगस्टर्स को सिनेमा हॉल तक खींचा। दिल टूट गया, अब तेरे बिन लेंगे हम। गुलशन कुमार को हमेशा से नई आवाजों पर भरोसा था। उन्होंने एक नए सिंगर कुमार सानू पर दांव लगाया और दांव इतना सटीक लगा कि उनके सब गाने सुपरहिट हो गए। उनकी आवाज को लोग नए जमाने का किशोर कुमार कहने लगे। इस फिल्म ने कुमार सानू को रातों रात स्टार सिंगर बना दिया। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। अनुराधा पौडवाल, जो पहले से ही टी सीरीज से जुड़ी थी, उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा मुकाम इसी फिल्म से पाया। मैं दुनिया भुला दूंगी तेरी चाहत में। इन दोनों ने मिलकर गानों को इतना सोलफुल बनाया कि लोग आज भी इन्हें सुनते हैं। हालांकि फिल्म की शूटिंग के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक तो फिल्म का बजट बहुत बड़ा नहीं था। यह एक लो बजट फिल्म थी, इसलिए लोकेशन साधारण रखी गई। फिर भी ज्यादा खर्च गानों और म्यूजिक रिकॉर्डिंग पर किया गया। लेकिन महेश भट्ट की इमोशनल स्टोरी टेलिंग और गानों का जादू फिल्म की असली ताकत बनी। अगर शुरुआती रिस्पांस की बात करें तो जब 23 जुलाई 1990 को यह फिल्म रिलीज हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह इतनी बड़ी हिट होगी। आशिकी फिल्म सुपरहिट साबित हुई।
और इसका संगीत इतिहास बन गया। ये फिल्म सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी नहीं थी, बल्कि म्यूजिकल क्रांति थी। अब बात करते हैं गानों के पीछे की खास बातों की। गाना नंबर 1, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, नदीम श्रवण का मास्टरपीस संगीत और कुमार सानू की जादुई आवाज। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ये गाना फिल्म का पहला हिट गाना बनकर सामने आया। ये गाना प्रेम के शुरुआत के भाव को बेहद मासूम तरीके से दर्शाता है। महेश भट्ट चाहते थे कि गाना ऐसा हो कि जैसे नायक और नायिका पहली बार एक दूसरे के दिल में उतर रहे हों। कुमार सानू ने गाने की रिकॉर्डिंग से पहले सिक्योरिटी रूम में घंटों अकेले बैठकर अभ्यास किया। उनका कहना था, मैंने महसूस किया कि अगर मैं दिल से गाऊंगा तो गाना लोगों के दिलों तक जाएगा। अनुराधा पौडवाल ने भी अपनी आवाज में हल्का सा कंपन और रोमांस डाला, जिससे गाना और सोलफुल बन गया। इस गाने को शूट करने के दौरान राहुल रॉय और अनु अग्रवाल को कई टेक्स लेने पड़े। शूटिंग के समय नैनीताल की ठंडी हवाओं ने अभिनय को और नेचुरल बना दिया। गाना नंबर 2, सांसों की जरूरत है जैसे। इस गाने ने रोमांस को एक नई परिभाषा दी। ये गाना उन पलों को दर्शाता है जब प्रेम अपने चरम पर होता है। हीरो हीरोइन की तड़प और प्रेम की गहराई को इस गाने ने जीवंत किया। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, बस एक सनम। अनुराधा पौडवाल गाना रिकॉर्ड करने से पहले बीमार थी। नदीम ने कहा, तुम्हारी आवाज में जो खुरदुरापन है वही गाने में इमोशन देगा। गाने को रिकॉर्ड करने के दौरान स्टूडियो में उपस्थित लोग भावुक हो गए। इस गाने ने कॉलेज प्रेम कहानियों में हमेशा के लिए जगह बना ली। इसके बाद शादियों, पार्टियों और फंक्शंस में इसे रोमांटिक एंथम के रूप में गाया जाने लगा। बात अब गाना नंबर 3 की, जो है नजर के सामने। आज भी कॉलेज लव स्टोरीज का एंथम है। ये गाना लव स्टोरी के मासूम और चुलबुले पलों को दर्शाता है। राहुल रॉय को इस गाने के डांस स्टेप्स में परेशानी हो रही थी। महेश भट्ट ने उन्हें बार बार समझाया, हीरो बनने के लिए तुम्हें आत्मविश्वास चाहिए, कैमरे के सामने झिझक नहीं। अंत में कई रीटेक के बाद गाना शूट हुआ और एक सुपरहिट गीत बना। इस गाने ने कॉलेज और कॉलेज कैंपस में ट्रेंड सेट किया। युवा दर्शक गाने के डायलॉग और स्टाइल को तुरंत अपनाने लगे। अब बात अगले गाने की, जो है जाने जिगर जान ए मन। ये गाना हल्का फुल्का रोमांटिक गीत है जिसमें प्यार का मजा और मासूमियत दिखाई गई। कुमार सानू ने इस गाने में इतनी ऊर्जा और रोमांस भरी कि स्टूडियो में मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। शूटिंग के दौरान अनु अग्रवाल और राहुल रॉय के बीच केमिस्ट्री को पकड़ना चुनौतीपूर्ण था। कई रीटेक के बाद गाने को बिल्कुल परफेक्ट शूट किया गया। गाना नंबर 5, जो है अब तेरे बिन जी लेंगे हम। ये गाना जुदाई और तड़प को दिखाता है। हीरो का दिल टूटता है और यह गाना उस दर्द को महसूस कराता है। कुमार सानू ने गाने को अपने दिल की गहराइयों से गाया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम। अनुराधा पौडवाल की आवाज में दर्द ने इसे और सोलफुल बना दिया। ये गाना 90s के दशक के ब्रेकअप एंथम के रूप में फेमस हुआ। गाने की धुन इतनी पावरफुल थी कि लोगों ने इसे बार बार सुनना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गानों की रिकॉर्डिंग और कुछ विवादों की। शुरुआत में कुछ लोगों ने सोचा कि गानों को किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार गाएंगे, क्योंकि उस समय किशोर कुमार की खाली जगह को अमित कुमार ने ही पूरा किया था। गुलशन कुमार और महेश भट्ट कुछ नया करना चाहते थे। वो हीरो हीरोइन भी नए और सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर भी नए चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए सिंगर, एक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर पर दांव लगाया और नए सिंगर्स पर भरोसा किया। इस फैसले ने न सिर्फ कुमार सानू को सुपरस्टार बनाया, बल्कि इसके सॉन्गर्स इंडस्ट्री में छा गए। राहुल रॉय के लंबे बाल शूटिंग के दौरान युवाओं के बीच ट्रेंड बन गए। अनु अग्रवाल को मॉडलिंग की दुनिया से आलोचना का सामना करना पड़ा कि वे अभिनय के लिए फिट नहीं है। नदीम श्रवण ने गानों की धुन तैयार करते समय बहुत मेहनत की और कई बार रातों को जगकर गानों की री रिकॉर्डिंग की। मैं दुनिया उड़ा दूंगी तेरी चाहत में। दोस्तों, आशिकी सिर्फ एक म्यूजिकल फिल्म नहीं थी। इसके पीछे की शूटिंग, कलाकारों की मेहनत और इंडस्ट्री में चल रहे विवाद भी इसे यादगार बनाते हैं। अब हम आगे विस्तार से जानेंगे कि शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ, कौन कौन से कलाकारों और निर्माताओं के बीच मतभेद रहे और किन किस्सों ने फिल्म की मेकिंग को रोचक बना दिया। शूटिंग के शुरुआती दिन की बात करें तो आशिकी की शूटिंग 1989 में शुरू हुई। लोकेशन मुख्य रूप से मुंबई, नैनीताल और दिल्ली थी।
मुंबई में कॉलेज और शहर वाले सीन शूट किए गए। नैनीताल की हिल स्टेशन वाली लोकेशंस को रोमांटिक गानों के लिए चुना गया। दिल्ली में कुछ आउटडोर सीन और स्टूडेंट लाइफ को दिखाया गया। शूटिंग शुरू होने के बाद कई बार बजट की समस्याएं आईं। गुलशन कुमार ने हर बार पैसों का इंतजाम किया, लेकिन टीम पर लगातार दबाव था। कलाकारों के बीच की चुनौतियां। राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, ये दोनों ही नई पीढ़ी के कलाकार थे। कैमरा और अभिनय के अनुभव की कमी ने शुरुआती दिनों में कई रीटेक ने टाइम खराब कर दिए। अनु अग्रवाल को कभी कभी डायलॉग याद करने में परेशानी होती थी और महेश भट्ट बार बार उन्हें समझाते। राहुल रॉय को गानों के दौरान भाव दिखाने में कठिनाई होती थी। महेश भट्ट चाहते थे कि हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री नेचुरल और लगे। कई बार तो इतने रीटेक हो जाते थे कि एक शॉट के लिए 2-3 घंटे लग जाते थे। अब बात करते हैं म्यूजिक रिकॉर्डिंग के विवाद। नदीम श्रवण के संगीत को लेकर शुरुआती दिनों में इंडस्ट्री में हलचल थी। ज्यादातर लोग उनके म्यूजिक पर विश्वास नहीं कर रहे थे। कई पुराने म्यूजिक डायरेक्टरों ने कहा कि नए लोग और नए गायक फिल्म को नहीं चला पाएंगे। गुलशन कुमार ने ये रिस्क लिया और कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल पर भरोसा किया। जब गाने रिलीज हुए तब आलोचक चुप हो गए, क्योंकि गाने सुपरहिट साबित हुए। लो बजट फिल्म थी तो कई तनाव थे। प्रोडक्शन टीम के तनाव अलग। गुलशन कुमार और महेश भट्ट के बीच भी कभी कभी टकराव होते थे। महेश भट्ट चाहते थे कि गाने और रोमांटिक सीन ज्यादा टाइम ले, जबकि गुलशन कुमार चाहते थे कि बजट बचाने के लिए शूटिंग जल्दी खत्म हो। लेकिन अंत में दोनों ने मिलकर क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया। फिल्म के लॉन्च से पहले कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि सिर्फ गानों पर फिल्म का भरोसा करना खतरनाक है। प्रोड्यूसर और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इन आलोचनाओं की परवाह नहीं की। रिलीज के बाद गानों की सफलता ने सभी आलोचकों को चुप करा दिया। दोस्तों, आशिकी सिर्फ एक म्यूजिकल फिल्म नहीं थी। यह मेहनत, संघर्ष, छोटी छोटी चुनौतियों और कलाकारों की लगन का परिणाम थी। सेट पर हुए विवाद और मतभेद फिल्म की सफलता का हिस्सा बन गए। गुलशन कुमार, महेश भट्ट, नदीम श्रवण, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल सबने मिलकर फिल्म को यादगार बनाया। कुमार सानू को इस फिल्म से इंडस्ट्री में बड़ा नाम मिला। फिल्म का बजट लगभग 90 लाख रुपए था। रिलीज के बाद फिल्म ने लगभग 5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। उस समय के हिसाब से सुपरहिट होने के लिए काफी था। दर्शक सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि गानों के लिए थिएटर तक आए। फिल्म की शुरुआत धीमी रही, लेकिन गानों की लोकप्रियता ने इसे बॉक्स ऑफिस पर टॉप पर पहुंचा दिया। आशिकी के गाने टी सीरीज के लिए एक बड़ा मुनाफा साबित हुए। कैसेट्स की बिक्री की बात करें तो लगभग 2 करोड़ से अधिक कैसेट्स बिके थे, जो उसे समय एक रिकॉर्ड था। ये टी सीरीज के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री में एक बड़ा ब्रेक था। गुलशन कुमार और उनकी कंपनी टी सीरीज को इंडस्ट्री में स्थापित किया। फिल्म की सफलता के बाद उनकी कंपनी म्यूजिक इंडस्ट्री की नंबर 1 बन गई। नदीम श्रवण संगीतकारों के रूप में रातों रात स्टार बन गए। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल गायक के रूप में उनकी पहचान बनी। राहुल रॉय की बात करें तो पहली फिल्म ही सुपरहिट होने की वजह से उन्हें तुरंत स्टारडम मिला। फैशन मैगजीन और विज्ञापन उद्योग में भी उन्हें लोकप्रियता मिली। अनु अग्रवाल मॉडल से अब एक नई पहचान मिली। फिल्म के बाद कई म्यूजिक वीडियो और विज्ञापनों के ऑफर्स मिलने लगे। गुलशन कुमार ने ये सिद्ध किया कि नए कलाकार और नए संगीतकार भी बड़ी हिट दे सकते हैं। आशिकी ने 90 के दशक के म्यूजिकल रोमांस फिल्मों का ट्रेंड सेट किया। कई निर्माता निर्देशक ने कोशिश की कि गानों पर आधारित रोमांस फिल्में बनाएं। गानों की लोकप्रियता ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक एल्बम के महत्व को और बढ़ा दिया। दोस्तों, आशिकी 1990 सिर्फ एक फिल्म नहीं थी। यह म्यूजिकल क्रांति, नए कलाकारों का आगमन और टी सीरीज का बड़ा ब्रेक साबित हुई। राहुल रॉय, अनु अग्रवाल, कुमार सानू, अनुराधा पौडवाल, महेश भट्ट और गुलशन कुमार सभी ने मिलकर इसे एक ऐतिहासिक फिल्म बनाया। इसके गाने और रोमांस आज भी युवाओं के दिलों में जिंदा है। आपको इस फिल्म के कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।